सबसे पहले आप लोग को क्रैश कोर्स में इससे पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग इसमें मुख्य रूप से 4 टॉपिक को पढ़ेंगे, मतलब 4 प्रकार के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है? पूरे चैप्टर का रिवीजन। आज हम लोग क्रैश कोर्स में आए हैं, तो इसमें मुख्य रूप से हमारा टॉपिक क्या है? साइंस। सब्जेक्ट क्या है? साइंस। साइंस का सबसे पहला पार्ट जीव विज्ञान, बायोलॉजी का। ठीक है, तो बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम। आज हम लोग 10th क्लास के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम का पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद मात्र 5 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। ठीक है, 5 क्वेश्चन आंसर तुरंत यहाँ लिखवाएंगे आप लोग को। ठीक है, उसके बाद सब लोग क्वेश्चन बैंक उलटिए और सारा ऑब्जेक्टिव 10 मिनट में बना के आराम से बैठ जाइएगा। इतना इजी क्वेश्चन हम देखें, जितना आप लोग पढ़े ना, जितना आप लोग को याद है, उससे कई गुना ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक कौन था रे? दिखाना पड़ता है। चलिए, सबसे पहला चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यहाँ ध्यान दो बाबू, बात नहीं। जैव मतलब क्या होता है? जैव मतलब जीव। ठीक है, और प्रक्रम मतलब क्रिया या प्रक्रिया। बताइए, कोई जीव अपने लाइफ में कौन कौन सा क्रिया करता है, या कौन ऐसी क्रिया है यदि वो क्रिया नहीं करेगा तो वो जीव डेथ हो जाएगा? वेरी गुड, श्वसन। ठीक है, और पोषण। पोषण, उत्सर्जन और परिवहन। अच्छा, जनन नहीं करेगा तो इंसान मर जाएगा? यानी कि ये सब क्रिया जो होता है, सभी क्रिया जीव में होने वाला है। कहाँ? इससे जीवों का अस्तित्व बना रहता है, वही क्रिया जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, वैसी क्रिया या वैसी जैविक क्रिया, जैविक क्रिया मतलब जीव में होने वाली क्रिया। ठीक है, वैसी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अस्तित्व बना रहता है या जीवों का अनुरक्षण होता है, कभी वो विलुप्त, उसे ही क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मतलब जीव, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया। जीव में होने वाली वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अस्तित्व बना रहता है, जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है, कभी वो विलुप्त नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, जनन, और भी बहुत सारी क्रिया है जो जीव के अंदर होता है, जिसके कारण जीव क्या है? उसका अस्तित्व बना है। नहीं तो वो क्या होगा? उसका नाश हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक आता है पोषण। ठीक है, तो पोषण मतलब हुआ कि भोजन ग्रहण करके उससे क्या लेना? ऊर्जा लेना, पोषक पदार्थ लेना, ऊर्जा लेना, ये क्या कहलाता है? पोषण। पोषण के बाद आता है शोषण। शोषण मतलब हुआ कि वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस लेना और CO2 और ऊर्जा बनाना या मुक्त करना या छोड़ना। ठीक है, ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? चलिए समझिए, इसका कंसेप्ट समझिए। हम लोग को पोषण के द्वारा क्या मिलता है? पोषक पदार्थ। क्या मिलता है? भोजन के द्वारा क्या मिलता है? पोषक पदार्थ मिला, और पोषक पदार्थ को ऊर्जा में तोड़ने के लिए, ऊर्जा में खंडित करने के लिए क्या चाहिए? श्वसन चाहिए। कभी आप लोग ऐसे देखे होंगे कि कोई बकरा भरपेट घास खाया, ठीक है, और अचानक से तुरंत मर गया, किसी कारण से मर गया, उसका भोजन का पाचन क्यों? क्योंकि वो डेथ कर गया
और वह शोषण के रूप में कोई गैस नहीं लिया, जिस कारण उसका भोजन का पाचन या भोजन को भी पचाने में हेल्प करता है। उसके बाद यदि भोजन पच गया और पच के क्या मिल गया, पोषक पदार्थ मिल गया। पोषक पदार्थ का अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत। अभी जस्ट तो बताई थी। तो पोषक पदार्थ, बड़ी आंत क्या करेगा? केवल पोषक पदार्थ को अवशोषित करके रख लिया है, ब्लड में आ गया, ठीक है। लेकिन उस पोषक पदार्थ को तोड़ तोड़ के एटीपी के रूप में ऊर्जा कौन बनाएगा? श्वसन गैस, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही उस पोषक तत्व को तोड़ता है और क्या बनाता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। किस रूप में? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। और इस ऊर्जा का तो निर्माण होता है, लेकिन उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी बच जाता है, जिसको क्या कहते हैं? CO2 क्या करता है? फिर से श्वसन मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक है। समझ में आया? ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। श्वसन में हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन करता क्या है? पोषक पदार्थ को तोड़कर क्या बनाता है? एटीपी, ऊर्जा का निर्माण करता है। और ऊर्जा निर्माण के क्रम में कुछ अवशिष्ट पदार्थ का भी निर्माण हो जाता है। हम लोग यदि कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ गंदा प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिक हो जाता है ना। जैसे हम लोग खाना ही बनाते हैं, वहां तो कचरा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक दिन किचन रूम से कचरा निकलता है। कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? वहां से कचरा निकलेगा। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन क्या करता है? यदि ऊर्जा का निर्माण करता है तो उसके रूप में क्या होता है? कुछ अवशिष्ट पदार्थ निकलता है। उसी अवशिष्ट पदार्थ को क्या कहते हैं? CO2 कहते हैं। समझ में आया? ये क्रिया था शोषण। अब शोषण के बाद होता है परिवहन, ठीक है। परिवहन में क्या होता है? जो ऊर्जा निर्माण हुआ, क्या ये ऊर्जा एक ही जगह रहेगा? नहीं, हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल में जाएगा। प्रत्येक सेल को ऊर्जा चाहिए। जैसे आप सभी स्टूडेंट को पढ़ना जरूरी है, सबके पास फेयर होना जरूरी है, सबके पास नोट्स होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में जितना भी मिलियन ट्रिलियन सेल है, सभी सेल को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, तभी तो वो काम करेगा। यदि सेल को ऊर्जा नहीं मिलेगा तो सेल काम करेगा? नहीं काम करेगा। इस ऊर्जा को पूरा घर घर, सेल के घर घर पहुंचाने वाला क्रिया क्या कहलाता है? परिवहन। यानी कि ऊर्जा को, पोषक पदार्थ को बॉडी के सभी अंगों तक, या उससे भी डीप बताएं तो बॉडी के प्रत्येक सेल तक या प्रत्येक टिश्यू या ऊतक तक जो परिवहन की क्रिया होती है, जो पहुंचाने का क्रिया होती है, उसी क्रिया को क्या कहते हैं? तो परिवहन में किसका परिवहन? ऊर्जा का परिवहन, ठीक है। और ऊर्जा के साथ साथ ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ एंजाइम, कुछ हार्मोन्स का भी परिवहन। यदि परिवहन की क्रिया हमारे शरीर में नहीं होता तो घाव होता है पैर में, टेबलेट खाते हैं मुंह में, वहां ठीक हो जाता है? कैसे? आखिर वो जो टेबलेट खाए वो केमिकल घाव तक कैसे पहुंच गया? परिवहन के द्वारा। ब्लड का सर्कुलेशन वहां गया और जहां उसको जरूरत था वहां क्या हो गया? वो रुक गया, ठीक है। जैसे वर्षा होता है, वर्षा तो हर जगह होता है, लेकिन क्या हर जगह पानी रुकता है? पानी कहाँ रुकेगा? जहां गड्ढा होता है। ऐसा समझ में? ठीक से बैठो, स्टैंड मतलब। ठीक उसी प्रकार हम लोग टेबलेट खाए, लेकिन वो टेबलेट का जो अंदर केमिकल है वो कहाँ रुकेगा? जहां घाव है, जहां दर्द है। तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में 24 घंटा होते रहता है, ठीक है। इसका एक स्पेशल चैप्टर आपकी बॉडी में मतलब है परिवहन में। सभी का लगभग चैप्टर है। पोषण चैप्टर हो गया, श्वसन चैप्टर हो गया। अभी आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। उत्सर्जन भी हो गया, परिवहन भी है, जनन भी है, नियंत्रण समन्वय भी है, बहुत सारा चैप्टर है, ठीक है। तो परिवहन समझ में आया? परिवहन के द्वारा किसका किसका परिवहन होता है? O2 का परिवहन, ऊर्जा का परिवहन, CO2। CO2 का परिवहन किधर से होता है? अंदर से बाहर की ओर। ऑक्सीजन का परिवहन बाहर से अंदर की ओर। हम लोग ऑक्सीजन को इन करते हैं
ऑक्सीजन CO2 को आउट करते हैं, बाहर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद CO2 का बाहर निकलना यानी कि अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना, यही क्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन। इसके अलावे CO2 के अलावे हमारे बॉडी में और बहुत सारे कई जहरीले पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे पसीना भी हो गया, हाँ, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सब क्या है हमारे शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ। समझ में आ गया? कैसे लेट हो गया? बोले थे ना 12:45 तक पहुंच जाएंगे, तुम कितना बजे पहुंचा? 1:30 बजे। 1:30 बज गया, तब ज्यादा ही हो गया। चलो समझो ध्यान से, क्या बता रहे थे? हाँ, उत्सर्जन यानी कि हमारे बॉडी से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा जनन, ये भी आपका एक चैप्टर है। ठीक है, यानी कि ये सभी क्रिया किसमें होता है? इसी कारण इस क्रिया को कौन सा क्रिया कहते हैं? जय प्रक्रम। और आपके बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्या है? सबको पता है ना? यहाँ तक सबको समझ में आया? तो जनन क्या होता है? जनन तो हम लोग हाल ही में पढ़े हैं ना। जनन मतलब अपने जैसे संतान को जन्म देना, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन जीवों का मुख्य गुण है, लेकिन यह जीवों के लिए अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य मतलब जरूरी नहीं कि जो इंसान जनन करेगा वही जिंदा रहेगा न। आप लोग कुंभ मेला जानते हैं? क्या होता है कुंभ मेला? कुंभ मेला में बहुत सारे साधु सब जाते हैं। इसमें मुसलमान नहीं है। हाँ। कुंभ मेला में कहा जाता है कि लगभग 60 से 70 लाख साधु आते हैं। अभी 45 करोड़ 45 करोड़। अब बताइए, हमारे अनुमान से कई गुना ज्यादा। आखिर ये सब साधु रहते कहाँ हैं? बिल्कुल जंगल में छुपे रहते, सभी अपनी साधना में लगे रहते। और तुम साधु का शरीर देखेगा, लाल होता है शरीर, सिंदूर के जैसा लाल, पता नहीं क्या खाता है, जबकि वो मांसाहारी बिल्कुल भी नहीं होगा। वो हमेशा कंद मूल फल खाते होंगे जंगलों में। ये कुंभ मेला खत्म हुआ, फिर वो कहाँ विलुप्त हो जाएगा, कभी नजर नहीं आएगा। ठीक है, कुंभ मेला में शाही स्नान होता है, जहां इलाहाबाद जिसका नाम पहले था, जिसका नाम प्रयागराज है अब, वहां गंगा और यमुना और सरस्वती का संगम। ठीक है, तो 12 वर्षों के बाद ये कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध मेला है कुंभ मेला। ऐसा मेला पूरे विश्व में कहीं नहीं लगता। ठीक है, यूपी में लगता है। इलाहाबाद प्रयागराज कहाँ है? यूपी में। ठीक है, वहीं लगता है। वहां पहले शाही स्नान करता है, मतलब तीनों के संगम में साधु लोग स्नान करते हैं, फिर जो होता है पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद और भी लोग स्नान करते हैं, मतलब साधु संतों के स्नान करने के बाद, उसको बोलते हैं शाही स्नान। ठीक है, तो ये किस टॉपिक पे था? हाँ, क्या वो लोग जनन करते हैं? वो लोग प्रजनन नहीं करते, फिर भी वो लोग जिंदा है। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो अखंड ब्रह्मचर्य है या जो संन्यास धारण कर लिया है, क्या उसका जीवन काल खत्म हो गया? सिर्फ उसका अगला पीढ़ी खत्म हो गया न, उसके जैसे संतान या उसका DNA आज के बाद विलुप्त। समझ में आया? उसका जो जीन था वहीं तक रुक गया, अगला पीढ़ी में नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह जनन नहीं किया। तो जनन सभी जीवों के अंदर यह मुख्य लक्षण है, ये प्रकृति के द्वारा सभी जीवों के अंदर गॉड गिफ्टेड है, लेकिन यह आवश्यक 100% अनिवार्य नहीं है। ठीक है, क्या हुआ तुमको? आते आते क्या हो गया? सुस्त क्या हो गया तुम? सीधा शरीर को तान के बैठो। चलिए, जनन समझ में आ गया? जनन किसे कहते हैं? हाँ, वेरी गुड। तो ये सभी क्रिया क्या कहलाता है? जय प्रक्रम कहलाता है। समझ में आया? और इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे पोषण। क्या पढ़ेंगे? पोषण पढ़ेंगे।
चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं पोषण। बताओ आगे टॉपिक पोषण है ना। चलिए अगला टॉपिक क्या है। अभी जस्ट आप लोग को बताए कि वैसा जैव प्रक्रम, पोषण भी क्या एक प्रकार का जैव प्रक्रम है। पोषण भी क्या एक प्रकार का जैव प्रक्रम, मतलब ये भी जीवों में होने वाली क्रिया है। तो पोषण क्या होता है, वैसी क्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव क्या करता है, भोजन करता है, आहार लेता है और ऊर्जा की प्राप्ति करता है, वही क्रिया क्या कहलाता है, पोषण। अब पोषण का उल्टा होता है कुपोषण। कुपोषण, हाँ, मतलब वो संतुलित आहार नहीं लेता है जिसके कारण उसके बॉडी के सेल को उचित मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाता है। इसी कारण देखते हैं जो खास करके छोटे छोटे बच्चा हो, छोटे बच्चे नहीं, मतलब छोटे जाति के जो बच्चे होते हैं, जो क्या करते हैं, और खास करके इसमें छोटे वर्ग के लोग आते हैं, जो भी छोटे वर्ग के लोग हैं, वो क्या करते हैं, अधिक संतान उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन सबको उचित शिक्षा, भोजन, आवास नहीं दे पाते हैं, उचित भोजन भी नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसका बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, ये सब अंदर धस जाता है, आंख सब पूरा अंदर धस जाता है, और ये जो छाती का रिब्स है, पसली, वो पूरा दिखता है। यदि वो कभी खुले बॉडी में दिख जाता है तो उसका पूरे हड्डी गिन लीजिएगा आप, मतलब लगता है मानव कंकाल खड़ा है ना। तो वो क्या है, कुपोषण का शिकार है वो, उसको ठीक से पोषण नहीं मिला है। ठीक है, चलिए तो पोषण समझ में आया। अब पोषण की विधि दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, पोषण कितने विधि से, दो विधि से। पहला हो गया स्वपोषण, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो स्व मतलब क्या होता है, स्वयं पोषण कर लेता है। ठीक है, यानी कि जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है, स्वयं बना लेता है, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बना लेता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्वपोषण कहते हैं। और जिस जीव में स्वपोषण होता है उस जीव को क्या कहते हैं, जिस जीव में स्वपोषण की क्रिया होती है वो कौन सा जीव कहलाता है, स्वपोषी जीव कहलाता है। कौन सा जीव, जैसे दुनिया में जितना भी पेड़ पौधा है सब कौन सा जीव कहलाएंगे, स्वपोषी जीव कहलाएंगे। सभी पेड़ पौधे ही एक ऐसा जीव है जिसमें क्या होता है, स्वपोषण होता है। इसके अलावा और कोई स्वपोषी जीव, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण केवल किसमें संभव है, कारण क्लोरोफिल, क्योंकि केवल और केवल पेड़ पौधा में क्या पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण केवल कहाँ होता है, और प्रकाश संश्लेषण के बिना स्वपोषण संभव नहीं। इसी कारण स्वपोषण की क्रिया केवल किसमें होता है, स्वपोषी जीव का बेस्ट एग्जाम्पल कौन होगा, केवल यही एग्जाम्पल होगा ही। ठीक है, तो पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव क्या करता है, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बना लेता है, वही क्या कहलाता है, स्वपोषण। ठीक है, रीस्टार्ट करने दो इसको। ब्लैक ही अच्छा दिखता है ना।
चलो, तो स्वपोषण समझा, स्वपोषी जीव समझा। चलिए दूसरा आता है, अगला टॉपिक इसी के अंदर है, प्रकाश संश्लेषण, है ना। देखो फेयर में सब लोग, अब समझिए ध्यान से क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल किस में हो सकता है? कारण क्लोरोफिल, या क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं, या हरित लवक भी कह सकते हैं, या लवक भी कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में होता है क्यों, कोई भी ऑप्शन दे सकता है एक, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण भी, क्लोरोप्लास्ट के कारण भी, हरित लवक के कारण भी, या सिंपल बोल देगा लवक के कारण भी, ठीक है। हमारे जो बॉडी है, मानव का जो सेल है, उस सेल में लवक नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल में लवक होता है। इसी कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मानव या और भी अन्य जंतुओं में, जितना भी जंतु कोशिका है, एनिमल सेल है, उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या सब लेता है? प्रकाश संश्लेषण केवल किस में होगा? पेड़ पौधों में होगा, ठीक है। यह क्या क्या लेता है? वायुमंडल से कौन सा गैस, और पृथ्वी से, ठीक, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ना, किसके सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से क्या करता है? अपना भोजन तैयार कर लेता है, स्वयं तैयार कर लेता है ग्लूकोज के रूप में ना। तो यही क्रिया क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो इसका समीकरण से हम लोग डिफिनेशन बना सकते हैं कि वैसी क्रिया जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 तथा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण को ग्रहण करके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? सबके पास नोट्स है? जिसके पास नोट्स नहीं है, लास्ट बार बता रहे हैं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप सबको याद ही हो जाएगा, ठीक है। और जो सोशल मीडिया में देख रहे हैं उसको भी बता दें कि इस नंबर पे क्या करना है, मैसेज करना है 10th क्लास नोट्स, जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए, ठीक है। फुल्ली क्लास नोट्स आप सबको मिल जाएंगे कलर पीपीटी फुल में, ठीक है। यहाँ सिर्फ आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रत्येक टॉपिक को, ठीक है। तो लिखने से ज्यादा या नोट्स से ज्यादा आपके माइंड में नोट्स होना जरूरी है, इसी कारण आपको माइंड में नोट्स करवा रहे हैं अभी। तो उस प्रकाश संश्लेषण केवल किस में होता है? इसका डेफिनेशन समझ में आ गया। अब समीकरण को पूरा कर लेते। तो बताओ ये भोजन किस रूप में बनाता है? ग्लूकोज। तो क्या होगा सूत्र? और कुछ मात्रा में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या मुक्त होता है? ऑक्सीजन और जल वाष्प कह सकते हैं उसको, या जल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। बाद बाकी इसको आप संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। संतुलित समीकरण लिख, या ऐसा भी समीकरण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया प्रकाश संश्लेषण। अब इसका एक बार पूरा डेफिनेशन फिर से बोल दे। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें, केवल किसमें होता है? इसका डेफिनेशन क्या होगा बताओ? सभी हरे पेड़ पौधे क्या करता है? वायुमंडल से CO2, पृथ्वी से जल, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। यही क्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा गया, फ्यूल कहा गया, ठीक है, क्योंकि ये ऊर्जा का मुख्य रूप है। यदि आप बेहोशी की हालत में हो जाते हैं, आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, हैजा होने के कारण या कोई बीमारी होने के कारण आपका बॉडी निर्जलीकरण हो जाता है, आप ग्लूकोज का घोल ले सकते हैं,
आपके बॉडी को तुरंत इमीडिएटली एनर्जी मिलता है और आप तुरंत रिलैक्स होते हैं। ठीक है, इसी कारण जो ग्लूकोज है वो क्या है, सेल का ईंधन है, इसी कारण इसको सेलुलर फ्यूल या कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। समझ में आया? चलिए, इसी के साथ आपका स्वपोषण खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग परपोषण। परपोषण इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, इसका सिंपल एग्जाम्पल है या डिफिनेशन है कि वैसा प्रक्रिया जो अपना भोजन के लिए पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है, या बोल सकते किसी दूसरे जीव पर, क्योंकि भोजन का जो सोर्स है वो मुख्य रूप से हमारा दो है, जिसमें सबसे अधिक भोजन का सोर्स हमको प्लांट से मिलता है ना, और कुछ मात्रा में भोजन का सोर्स एनिमल से भी मिलता है। ठीक है, तो प्लांट से क्या मिलता है, मुख्य रूप से अनाज, मसाला, तेल, फल, सब्जियां। ठीक है, और जंतु से क्या मिलता है, मांस, दूध, अंडा, मछली। ये चार कंपोनेंट्स कहाँ से मिलते हैं, जंतुओं से, और अनाज ये सब वगैरह वगैरह कहाँ से मिलते हैं। तो भोजन का सोर्स मुख्य रूप से क्या है, तो एनिमल और जंतु और पेड़ पौधे। ठीक है, तो ये जो परपोषी जीव होते हैं, तो ये अपना मुख्य रूप से भोजन किससे प्राप्त करते हैं, किसी दूसरे जीव से, या बोल सकते हैं पेड़ पौधे से। तो पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, पेड़ पौधे से या किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। और जिस जीव में परपोषण की क्रिया होती है उसे कौन सा जीव, परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, मानव, पशु पक्षी। ठीक है, पशु पक्षी लिख दिया, सभी पशु पक्षी आ गया, ये क्या हो गया आपका, परपोषी जीव। ठीक है, अब परपोषण भी कई प्रकार से होता है। ठीक है, परपोषण क्या होता है, कई प्रकार से होता है। कुछ परपोषण ऐसे होते हैं जो भोजन तो लेता है लेकिन किसी मरे हुए जीव से लेता है। ठीक है, या किसी सड़े गले पदार्थ से लेता है। तो बताइए परपोषण कितने प्रकार के, कौन कौन का, पहला हो गया मृत जीवी, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा, वेरी गुड। आपका जो परपोषण है इसका भी कितना विधि हो गया, 3 विधि हो गया। पहला मृत जीवी पोषण, पहला क्या हो गया, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। सही है, ये हो गया 3 प्रकार के परपोषण की विधि। पानी का बोतल कहाँ रखे, देने थोड़ा सा पानी। तो बताइए मृत जीवी पोषण में कौन आएगा, कवक आएगा, यानी कि जितना भी खास करके सूक्ष्म जीव है वो किस में आएगा, जितना भी सूक्ष्म जीव है, क्योंकि सूक्ष्म जीव अपना भोजन कहाँ से लेता है, किसी मरे हुए जीव से, क्योंकि जब मरता है तभी उसमें सूक्ष्म जीव आता है। आप लोग एक प्रैक्टिकल कीजिए, आप लोग इससे पहले ही बताए थे क्या, एक चूहा को मार दीजिएगा, ठीक है, या कहीं आपको मरे हुए चूहा मिलेगा, उसको क्या कीजिएगा, एगो डिब्बा में बॉक्स में बढ़िया से बंद कर दीजिएगा, बाहर हवा नहीं निकले तो कैसे महकेगा, बता रहे कब खोलना बता देते ना,
कब खोलना है कि मुझसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। उसको क्या करना है, 3 महीना के लिए कहीं छोड़ देना बंद, या 3 महीना या 4 महीना। पहले सुनो तो पूरा। और उसको कभी कभी निकाल के देखते रहना कि कहाँ किस स्टेज तक पहुंचा है, क्या स्थिति इसका, क्या कंडीशन। जब उसको 1 महीना मतलब 20 दिन तक या 10 दिन के बाद देखेगी, उसका पूरा बॉडी में छेद हो जाएगा, ठीक है, और उससे कुछ गैस गैस बाहर निकलते रहेगा, ठीक है। बाहर नहीं निकलेगा, उसको बंद करके रखना, बढ़िया से पैक करके रखना। हाँ, 20 दिन के बाद या 1 महीना के बाद देखेगी, उसका बॉडी का लगभग स्किन खत्म हो गया, पूरा स्किन का चट गया। कौन? सूक्ष्म जीव। दूसरा महीना देखेगी तो उसका सारा मांस खत्म हो गया, सिर्फ हड्डी बचा है। और तीसरा महीना देखिए तो हड्डी भी गायब, मतलब पूरा पूरा डब्बा साफ हो गया बिना कोई साबुन शैम्पू का। हाँ, तो सूक्ष्म जीव गंदे पदार्थों से उत्पन्न होता है। हाँ, इसमें कौन आता है, कोई तुमको जाके डालता है? जहां गंदगी है वहां सूक्ष्म जीव पनपने लगता है। इसी कारण तो कहते हैं अपने घर के आसपास गंदगी नहीं रखना, अपने वस्त्र को गंदा नहीं रखना, अपने शरीर को गंदा नहीं रखना, अपने दांत को, अपने बाल को साफ रखना, ठीक है। नहीं तो बीमारी को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, वो ऑटोमेटिक चले आता बिना बुलाए। समझ में आया? हाँ, तो मृत जीव पोषण मतलब हुआ जो किसी के मरे हुए शरीर से, किसी सड़े गले पदार्थ से अपना क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। तो वही पोषण क्या कहलाएगा? जैसे जीवाणु। जीवाणु मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। दूसरा होता है विषाणु, वायरस। तीसरा कवक, फंगस। प्रोटोजोआ। ये जितना भी सूक्ष्म जीव है ये क्या कहलाएगा? अमीबा भी होगा? अभी कौन बोला अमीबा? अमीबा नहीं होगा। ये जितना भी जीव है सभी अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? मरे हुए जीव से या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? इस प्रकार के जीव को मृत पोषी जीव। तो क्वेश्चन देगा कि कवक में किस प्रकार का पोषण होता है, जीवाणु में किस प्रकार का पोषण, विषाणु में किस प्रकार का पोषण, या एक ही बार बोल देगा सूक्ष्म जीव में किस प्रकार का पोषण। समझ में आया? चलिए आएंगे अमीबा पर, रुको ना भी। दूसरा नंबर है परजीवी, है ना? परजीवी पोषण। बताओ परजीवी पोषण किस प्रकार का पोषण, स्वपोषण या परपोषण? परपोषण का ही प्रकार है परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण में क्या होता है? हाँ, बिल्कुल आपके आपसे दोस्ती कर लेगा बहुत अच्छा से, ठीक है, और आपका ही कमाया हुआ धन को वो खाएगा, आपका बॉडी में जो एनर्जी है उसी को चुरा चुरा के खाएगा, और आपको पता, लेकिन जब अधिक मात्रा में चुरा लेगा तब पता चलेगा, ठीक है। हमारे एक छोटा सा घटना बता रहे हैं, हमारे एक कॉलेज का फ्रेंड था, ठीक है, वो थोड़ा मतलब राजपूत था, तो मतलब राजपूत का थोड़ा ज्यादा होता है खर्च वर्च, ठीक है। उसका दादाजी प्रोफेसर था, उसका प्रोफेसर दादाजी रिटायर हो गए, उसके अकाउंट में 80,000 रुपया पर मंथली आता था सैलरी। ये क्या किया पता नहीं, कैसे कैसे करके उसका चेक बुक निकाल लिया बक्सा से, ठीक है, और दादा के जैसा ही साइन करना सीख गया, और महीना में लगभग
10,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक का मतलब अपने से चेक ले लिया, आराम से साइन किया, बस गया बैंक में दे दिया, बस पैसा ले लिया। एक दिन क्या हुआ ये लड़का मतलब चेक लेके गया, बैंक से पैसा निकाल के लेके आया, आराम से कॉलेज आ गया। संयोग से उसी दिन उसके दादा को भी काम लग गया। ठीक है, वो भी अपना चेक बुक लिया, फाड़ के साइन करके गया। उसके बाद बैंक जब गया तो बैंक का क्या बोलते हैं, मैनेजर जो होता है, वो बोला आज तो आप एक 50,000 का चेक ले गए, फिर 50,000 लेने आए, एक दिन में एक ही चेक बचता, आपको नहीं पता है। उसका बुढ़वा के तो पूरा सोटे लग गया समझ में आया। पूरा बैंक में हल्ला करने लगा बुढ़वा, मेरा 50,000 कौन निकाल लिया, हम तो कभी आए नहीं। कहा रुकिए आपको सीसीटीवी दिखाते हैं। सीसीटीवी दिखाया तो पूरा कॉलेज के ड्रेस में ये लड़का था, मतलब जो मेरा दोस्त। देखिए कौन आई, कहा कि मेरा पोता है, यही ले गया पैसा आप। उसके बाद घर गया तो इसको खूब कुटा समझ में आ गया। तो महीना में एक आध दिन निकाल लेता तो पता नहीं चलता, लेकिन पैसा जब आने लगता है तो खर्च करने में और ज्यादा मजा आता है ना। इसको खर्च करने का लत लग गया। अब 10,000 20,000 पहले निकालता था, अब एक दिन 50,000 निकाल लिया, महीना में 3-4 बार निकाल लेता था। हाँ वो थोड़ा हमारे रूट से अलग था, अलग रूट में खर्च करता था वो। ठीक है, उतना मत जानो, इतना समझो उसका अलग रूट ही था। ठीक है, तो इस प्रकार जब हमारे बॉडी में क्या होता है, कोई भी परजीवी पोषण, कोई भी परजीवी, ठीक है, परजीवी है, हाँ, कोई प्रकार का परजीवी क्या करता है, जब अधिक मात्रा में हमारे बॉडी की एनर्जी को लेने लगता है, तब हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, लगता है हम कमजोर हो गए, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कोई इन्फेक्शन है, तो हमारी बॉडी को पता चलता है। चाहे वो अंदर में जो होता है चाली टाइप का, उसको हम लोग बोलते हैं कृमि, गोल कृमि या फीता कृमि, वो सब कहाँ होता है, आंत में होता है। एक दिन आप लोग को दिखाई थी फिगर भी, जिसको आप लोग चाउमीन समझ रहे थे, दिखाए थे। हाँ, तो वो सब क्या है, सभी परजीवी हमारे बॉडी के अंदर ही रहता है, हमारे बिल्कुल संपर्क में रहता है, और हमारा जो पोषण है उसी पोषण को वो क्या करता है, ग्रहण करता है, खाता है, और हमारे ही शरीर को हानि पहुंचाता है। तो इस प्रकार का जो पोषण है वो कौन सा पोषण कहलाएगा, कौन सा पोषण। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बहुत सारा एग्जाम्पल लिख रहे हैं। कृमि, कृमि कई प्रकार के हो गए, आवाज नहीं निकलना चाहिए, फीता कृमि या गोल कृमि, ठीक है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा आपका आ गया, भगा उसको बंद करो तो गेट, जाओ तो बाबुल, नहीं तो वो रखिए लो तो बांध के आज सटा दो, गेट गेट सटा दो, नहीं तो बैग अगर बड़ा है वो लेके चल जाना ना, कोई दिक्कत नहीं है, बैग बड़ा। आइए, चलिए, तो ये सब जो है आपका किसका एग्जाम्पल है, परजीवी का। तो ये सब जो है एग्जाम्पल दिए हैं, ये हमारे जंतु के संपर्क में रहता है, किसके संपर्क में, लेकिन एक प्लांट्स में भी ऐसा है जो प्लांट्स के संपर्क में रहता है, प्लांट से ही दूसरे प्लांट से ही भोजन लेता है। अमरबेल, देखे आप लोग अमरबेल, जिसका बहुत मजबूत रस्सी टाइप से होता है, जिसको कहते हैं हम लोग अमर लत्ता, अमर लत्ता नहीं, वो तो तिलकौर है, वो अलग है। हाँ, आम के पौधा या किसी पर में जोर से जो लटक जाता, मतलब गोल गोल करके मोटा हरा कलर। गोबर छत्ता आ गया उसी में, किसमें, मृत जीवी में, क्योंकि गोबर से उत्पन्न हुआ, सड़े गले पदार्थ से उत्पन्न हुआ, समझ में आया। हाँ,
तो ये सारा एग्जाम्पल किस प्रकार के पोषण का हो गया? मतलब दूसरे जीव के संपर्क में रहता है और अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, और उसी को हानि पहुंचाता है। ये सब हो गया आपका कौन सा? चलिए लास्ट बोलिए क्या है? बताइए इसका डेफिनेशन क्या होगा प्राणी संपोषण का? यानी कि सीधा समझो, जो परजीवी नहीं है और जो मृतजीवी नहीं है, जो भोजन को या ऊर्जा को या भोज्य पदार्थ को तरल रूप में या ठोस रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। जैसे हम लोग चावल खाते हैं ना, दाल खाते हैं या फल खाते हैं, फल किस रूप में खाते हैं? ठोस रूप में। चावल दाल खिचड़ी किस रूप में खाते हैं? तरल के रूप में। यानी कि जो जीव क्या करता है, अपना भोजन पौधों से या जंतुओं से ठोस या द्रव पदार्थ या तरल पदार्थ के रूप में लेता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अमीबा भी होगा, क्योंकि अमीबा क्या करता है? ठोस भोजन के कण को लेता है। आपको स्पेशल बताएंगे अमीबा में। इसका एग्जाम्पल सभी जीव हो जाएगा लगभग। कौन? मानव, हाँ, सभी पशु, सभी प्रकार के पशु और सभी प्रकार के पक्षी और अमीबा। अमीबा भी एक प्रकार का क्या है? प्राणी संपोषी जीव है, या इसको प्राणी संभोजी भी कहते हैं। हाँ, प्राणी संभोजी या प्राणी संपोषी जीव भी कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक बताइए क्या है? चलिए अगला टॉपिक हेडिंग बनाते हैं, जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। तो जंतु में पोषण किसका? मानव में ना? तो सबसे पहले हम लोग जंतु में पोषण में पढ़ लेंगे। पहले जो छोटा छोटा जीव है या एक कोशिकीय जीव, ठीक है, उसमें हम लोग पहले पोषण पढ़ लेंगे। उसके बाद स्पेशल मानव में पोषण पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक मुख्य रूप से पोषण का ही है, इसी कारण सभी जीवों में क्या पढ़ेंगे? पोषण ही पोषण पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक कोशिकीय जीव अमीबा में पोषण पढ़ लेते हैं। अमीबा में सबसे पहले अमीबा का आप लोग को बता दें इंट्रोडक्शन, कि अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। यह प्रायः मृदु जल में होता है, मीठा जल में होता है। मीठा जल मतलब समुद्र में नहीं रहता, समुद्र को छोड़कर हर जगह रहता है। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, बहुत ज्यादा नमकीन होता है, ठीक है। तो ये नदी के पानी में या तालाब के पानी में, पोखर के पानी में, झील के पानी में रहता है। ये मतलब मृदु जलीय जीव है। अमीबा किस प्रकार का जीव? यदि ऑप्शन में नहीं रहेगा मृदु जलीय, तब हो जाएगा एक कोशिकीय जीव, ठीक है। और इसका कोई निश्चित आकार, ये सभी आकार का होता है, जिस आकार में आप देख सकते हैं, आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार, सभी आकार का होता है। यानी कि इसका इरेगुलर शेप है और नियमित आकार है, कोई निश्चित आकार नहीं है। समझ में आ रहा है? किसका चर्चा कर रहे हैं अभी? हाँ, तो ये हो गया आपका। इस प्रकार से मान के चलिए क्या हो गया? अमीबा हो गया, ठीक है। इसके बीच में एक केंद्रक होता है, ठीक है। ध्यान से देखो अमीबा भोजन कैसे करता है ग्रहण। अमीबा है ये, जैसे पता चला कि अमीबा यहाँ इसके नजदीक में कोई भोजन का कण है, मतलब अमीबा के कोई खाने योग्य पदार्थ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ इसका जो अंग है उसको बढ़ा लेता है, और जो अंग बढ़ाता है उसको हम लोग कहते हैं कूटपाद। क्या कहते हैं? जैसे आप लोग रामायण सीरियल में देखे कि भगवान राम को क्या करता है, वो राक्षस उसका हाथ बढ़ाते जाता है राम भगवान को पकड़ने के लिए, और उसका हाथ को काटते जाता है भगवान राम, ठीक है। तो वही ये हाथ बढ़ाता है, दोनों तरफ से क्या करता है, इधर से भी अपना हाथ बढ़ा रहा है, ठीक है, और इधर से भी अपना हाथ बढ़ा रहा है।
क्या करने के लिए? इस भोजन को चारों ओर से घेर के क्या करेगा? अंदर कर लेगा। समझ में आया? दूसरा स्टेप में देखो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो जाता है। ये क्या करता है? इसको भी सॉरी बढ़ा लेता है, इसको भी इस प्रकार से बढ़ा लेता है और इसके अंदर कर लेता है भोजन को। जैसे मान के चलो भोजन कर लिया था, इधर से भी क्या किया? बढ़ा लिया, इधर से भी बढ़ा लिया। तो बोलो भोजन का अंदर अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? अंदर जाएगा। ठीक है, जब ये अंदर चल जाता है इसको और पूरा अंदर करके पूरा अंदर कर लेता है भोजन, पूरा अपने कैंपस में कर लिया, अब उसका पाचन कर लेता है। ठीक है, अमीबा जो भोजन का ग्रहण करता है, अंतर ग्रहण करता है, अंदर में ग्रहण करता है, ये किसी भी अंग से किसी भी भाग से कर सकता है। ठीक है, हम लोग भोजन केवल मुंह से ही ले सकते हैं, और कोई रास्ता है? और कोई रास्ता, और कोई इसका रूट नहीं है। लेकिन अमीबा अपना भोजन का अंतर ग्रहण शरीर के किसी भाग से, किसी दिशा से, किसी डायरेक्शन से कर सकता है, और यह भोजन को पकड़ने के लिए क्या करता है? कूटपाद का निर्माण करता है। तो कूटपाद की सहायता से क्या करता है? भोजन अमीबा को अंदर लेता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा अपने भोजन का ग्रहण किस अंग से करता है? कूटपाद के सहायता से। क्वेश्चन पूछेगा कूटपाद का निर्माण कब होता है? जब उसके नजदीक में कोई भोजन का कण होता है, भोजन का कोई टुकड़ा होता है, तब वो क्या करता है? कूटपाद का निर्माण करता है और भोजन के कण को अंदर ले लेता है और उसका पाचन कर लेता है। ठीक है, और पाचन के बाद इसका जो अवशिष्ट पदार्थ है वो शरीर के किसी भी अंग से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ये हो गया इसका अवशिष्ट पदार्थ, शरीर के किसी भी अंग से ये बाहर निकल जाता है। इसकी कोई लिमिट एरिया, कोई लिमिट, कोई खास अंग नहीं। यही था अमीबा में पोषण। सबको समझ में आया? चलिए अब बताओ दूसरा क्या? पैरामीशियम में पोषण। चलो रदा खड़ी होकर पढ़ो जल्दी से, क्या है? हम्म, पैरामीशियम शिलिया की सहायता से गति करते हैं। शिलिया में सबसे गतिशील है। पैरामीशियम में भोजन का ग्रहण शरीर की एक निश्चित स्थान से होता है, जिसे कोशिका मुक्त कहते हैं। चलो ठीक है बैठिए। तो पैरामीशियम जो होता है लगभग ये चप्पल के आकार का होता है। ठीक है, इस आकार का, या आप लोग आसानी से सिंपल में इस आकार का ये बना सकते हैं। ऐसा चप्पल होता है ना, इस आकार का बना सकते हैं। इसमें दो केंद्रक होता है। दुनिया का एक अजूबा जीव है जिसके एक सेल में कितना केंद्रक, और दुनिया के किसी भी सेल में दो केंद्रक नहीं होता है। केवल पैरामीशियम के एक सेल में कितने केंद्रक? दो केंद्रक। ठीक है, और इसके बॉडी पर इस प्रकार से कुछ हेयर्स होते हैं, बहुत पतले पतले हेयर्स होते हैं। हाँ, हेयर मतलब बाले होता है। राधा, दीपिका क्या नाम है? ठीक है, बहुत पतले पतले बाल होते हैं। ठीक है, और इसी बाल की सहायता से ये क्या करता है? गति करता है। ठीक है, आप लोग कॉकरोच देखें, उसमें बहुत सारे पैर होते हैं, जिसकी सहायता से वो क्या करता है? चलता है। उसका प्रचलन अंग यानी कि चलन अंग कौन है? हुआ है उसका पैर हो गया। लेकिन इसमें कोई चलने के लिए अंग, आखिर ये अपने भोजन को कैसे पकड़ेगा, कैसे कैच करेगा? किस अंग के द्वारा? किस अंग की सहायता से? ये जो आपका सीलिया दिख रहे हैं पैरामीशियम में, यही क्या है? इसका प्रचलन अंग है। सीलिया ही इसका प्रचलन अंग है। ठीक है, अब इसमें अमीबा और पैरामीशियम में क्या अंतर है? एक अंतर है कि अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई निश्चित अंग नहीं होता है, लेकिन इसमें एक अंग होता है। इसको हम लोग कहते हैं कोशिका मुख।
इस प्रकार से देखो स्ट्रक्चर आप लोग बनाए होंगे, होता है ना, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर इसमें होता है, ठीक है। और स्पेशल ये भोजन इसी अंग से ग्रहण करेगा, और ये है ना, और किसी दूसरे अंग से ग्रहण, इसको बोलते हैं कोशिका मुख। क्या कहते हैं? कोशिका मुख कहते हैं। इसका स्पेशल भोजन ग्रहण करने का अंग यही है, लेकिन यह भोजन के पाचन के बाद अपशिष्ट पदार्थ को किसी भी अंग से बाहर निकाल देता है, ठीक है। इसका आकार क्या है? चप्पल के जैसा लगभग आकार होता है। और यह भी एक प्रकार का मृदु जलीय जीव है। यह भी कहाँ रहता है? मीठे जल में रहता है, खारा पानी में, समुद्र में, क्योंकि समुद्र में बड़ा बड़ा जीव रहता है, ठीक है। ये था आपका पैरामीशियम में पोषण। तो अमीबा में और पैरामीशियम में पोषण की विधि लगभग समान होती है, लेकिन इसमें प्रचलन अंग होता है, उसमें कोई प्रचलन अंग। अमीबा में कूटपाद का निर्माण होता है, लेकिन इसमें किसके द्वारा भोजन ग्रहण होता है? कोशिका मुख के द्वारा। हाँ, इसका आकार निश्चित होता है, और अमीबा का आकार अनिश्चित या अनियमित होता है, ठीक है। और कोई है?